हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कर्मशीला योद्धा, जहां पर चल रही है हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो बच्चों, इस सीरीज में जो हम चैप्टर आज कवर करेंगे वो है आपका लेक्चर 10 पार्ट 1। चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसका आज पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है आज। इसको हम दो ही पार्ट्स में खत्म कर देंगे इस पूरे चैप्टर को, पार्ट 1 में और फिर पार्ट 2 में। उससे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि हमारी एक दूसरी सीरीज भी चल रही है बच्चों, जिसका नाम है रेडियो बॉटनी, जहाँ पे आते हैं हर चैप्टर के हिंदी और इंग्लिश में पॉडकास्ट। जहाँ पे क्या दिया जाता है, जहाँ पे दिया जाता है आपको एक ओवरव्यू उस पूरे चैप्टर के बारे में, एक पॉडकास्ट फॉर्म में। दो लोग आपस में उस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, उनके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उन चैप्टर्स में आने वाले इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को बहुत ही इजी स्टोरी टाइप डिस्कस किया जाता है, ताकि जब वो चैप्टर आप फिर से पढ़ें तो आपको वो याद रहे। आप चलते फिरते, उठते बैठते, स्कूल से आते जाते, ट्यूशन से आते जाते, जहां पे भी आप आते जाते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप ये पॉडकास्ट अपने कानों में लगा सकते हैं, चैप्टर का क्विक रिविजन कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए ये पॉडकास्ट शुरू करे गए हैं। अब आप दो तरीके से इस पूरी जो सीरीज है इन दोनों को, उनको साथ लेके चल सकते हैं। या तो आप पहले पॉडकास्ट देख लें, उसके बाद चैप्टर सीरीज देख लें, या आप चैप्टर पढ़ लें, फिर आप उसके बारे में जो डिटेल वीडियो या लेक्चर बना है उसको देख लें, और फिर पॉडकास्ट देख लें। जिस भी सीरीज में आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको लगे कि आपको बेस्ट समझ आता है, उस तरीके से आप इसको करें। मेरा सजेशन ये है कि क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है, इसीलिए आप मेरे साथ बच्चों अपनी एनसीईआरटी खोलकर अभी इसी वक्त बैठ जाओ। जहां अटकोगे वहीं पे डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक शब्द नहीं छोड़ने वाले ऐसा जो हमें समझ ना आए। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम कवर करेंगे 4 महत्वपूर्ण मेजर टॉपिक्स हैं आपके। देखो, रूट से हम शुरू करेंगे। स्टेम का जो एक सिंगल पैराग्राफ है छोटा सा, उसको पढ़ेंगे, लीफ को पढ़ेंगे और इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले बच्चों आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है ये दिया गया है। इसमें क्या है, ये है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये सारा जो है ये है उसके पार्ट्स। पार्ट्स क्या क्या है फ्लावरिंग प्लांट के? फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर तो होगा, पार्ट है फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड, इंटरनोड, ये मिला के बनाता है आपका शूट सिस्टम। और दूसरे पार्ट्स हैं आपके प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और ये मिलके बनाता है आपका रूट सिस्टम। ठीक है, तो दो सिस्टम कौन से हैं बच्चों? एक है शूट सिस्टम और दूसरा है रूट सिस्टम। अब एक एक पार्ट को डिटेल में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो वर्ड्स हैं इस चैप्टर में रिपीटेटिव हैं। अगर मैं नोड कहूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि नोड का मतलब क्या है, या अगर मैं फ्लावर कहूं तो आपको बिना सोचे आपको याद आ जाना चाहिए कि फ्लावर है क्या। हम शुरू करेंगे रूट सिस्टम से। देखो, रूट सिस्टम क्या होता है बच्चों? जो रूट्स होती हैं आपको पता है, अगर ये सॉइल है, डाउनवर्ड ग्रो हो रही है, ये है आपकी रूट। ठीक है, डाउनवर्ड ग्रो होती है, इनटू द सॉइल ग्रो होती है, सपोर्ट देती है प्लांट को। टैप रूट क्या है? टैप रूट है वो जो एक मेन थिक रूट है जिससे स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं। स्मॉलर ब्रांचेस को आप कहते हैं लेटरल ब्रांचेस भी कह सकते हैं, या आप इसको टर्शरी, सेकेंडरी ब्रांचेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किन से निकल रही है? ये जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं ये एक मेन थिक रूट से निकल रही है। इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं टैप रूट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड में मिलती है। फाइबरस रूट क्या होता है बच्चों? बंच है। बंच है मतलब अनेक है। किसका बंच है? थिन रूट का, जो कहां से ग्रो हो रही है? बेस ऑफ स्टेम से ग्रो हो रही है, वो है बच्चों आपका फाइबरस रूट। एडवेंटेशियस रूट क्या है? एडवेंटेशियस रूट वो रूट है जो प्लांट के बाकी पार्ट से ग्रो होती हैं, किसके सिवाय? सीड के रेडिकल के सिवाय। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया रेडिकल क्या होता है? देखो, ये होता है बच्चों आपका सीड। सीड के इस डायग्राम में 3 पार्ट्स हैं। पहला है रेडिकल, फिर है प्लूम्यूल और है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन क्या है बच्चों? ये अभी हमारे काम का नहीं है, ये एनर्जी स्टोरेज है, खाना है, आप ऐसा समझिए इसको। ठीक है, प्लूम्यूल क्या है? प्लूम्यूल वो पार्ट है जिससे जो एम्ब्रियो का वो पार्ट
जो अपवर्ड ग्रो होता है टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है, अपवर्ड ग्रो हो रहा है टुवर्ड्स द सनलाइट, यानी कि ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है फ्यूचर शूट या और विकसित होके बनाएगा ये स्टेम। दूसरी तरफ रेडिकल क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड किस में ग्रो कर रहा है, सॉइल में। तो रेडिकल क्या बनाएगा जब और विकसित हो जाएगा और डेवलप होगा, ये बनाएगा हमारा रूट। तो एडवेंटिशियस रूट्स क्या हो गए, एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स हो गए जो इस रेडिकल से ना उगकर प्लांट के दूसरे पार्ट से ग्रो होते हैं, वो है बच्चों आपका एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन होता है रूट्स का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। फ्लावर का जो दूसरा पार्ट है वो है बच्चों आपका स्टेम। स्टेम क्या होता है, मेन एक्सिस होती है प्लांट की, जो अभी हमने पढ़ा टुवर्ड्स सनलाइट या लाइट ग्रो होती है। नोड्स वो स्पेसिफिक प्लांट होते हैं स्टेम के जहां से लीफ ग्रो होती है, ठीक है। और इंटरनोड क्या होता है, दो नोड्स के बीच का जो गैप है उसको आप कहते हो इंटरनोड। फिर बड्स भी हमने देखे, यहाँ पे आपने इस फ्लावर में बड भी देखा, तो अब बड क्या है, बड होते हैं बच्चों स्टेम में जो स्मॉल ग्रोथ्स होती हैं जो आगे चलकर और न्यू ब्रांचेस में ग्रो होती हैं, वो है आपका बड्स। ठीक है, स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टेम देखो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और फूड को, सपोर्ट कर रहा है लीव्स को और उसके बाकी पार्ट्स को। अब लीफ क्या है हमें पता है, फूड फैक्ट्री है, ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। आपको पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट क्या है, हमारा लीफ। फिर आता है बच्चों फ्लावर, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरे फ्लावरिंग प्लांट का। इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, कैलिक्स, कोरेला, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। जो कैलिक्स है वो सेपल भी कहते हैं आप, कोरोला को आप पेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन जो लीफ लाइक पार्ट होते हैं बेस में किसके, फ्लावर बड के, वो है आपका सेपल। जो ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं जो आपको मुझे अच्छे लगते हैं, हम जो बुके देते हैं लोगों को गिफ्ट में, वो जो ब्राइटली कलर्ड पार्ट है वो है बच्चों आपका पेटल्स। फिर आता है आपका एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है, और गाइनोशियम, ये बनाता है आपका फ्लावर। फिर आता है बच्चों आपका फ्रूट और सीड। सीड क्या है देखो, सीड वो स्ट्रक्चर है जब फ्लावर जो है आपका वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है वो है आपका फ्रूट। डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सीड क्या है, फ्रूट के अंदर पाया जाने वाला जो छोटा सा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो, आगे चलकर जो फूड जो आप खा रहे हैं उसमें से जो सीड्स निकल रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है आपका फ्रूट और आपका सीड। डिटेल में हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये पूरी कहानी आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये डायग्राम दे दिया है आपको और बस शुरू कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट कब बनता है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेम है वो प्लूम्यूल से निकलती है। आपको पता होना चाहिए कि लीफ सिस्टम क्या होता है, लीफ के पार्ट्स क्या है। आपको पता होना चाहिए कि नोड क्या है, दो नोड्स के बीच में आने वाला इंटरनोड क्या है। आपको पता होना चाहिए कि बड क्या है, ठीक है। प्राइमरी रूट सिस्टम पता होना चाहिए, सेकेंडरी रूट सिस्टम पता होना चाहिए, और ये बनाता है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम शुरू करेंगे बिना देरी करके एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। देखो, the wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us। जो बहुत सारे प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके हायर प्लांट्स के, वो हमें कभी भी अचंभित करना या हमें सरप्राइज करना, हमें एस्टोनिश्ड करना, ठीक है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। क्यों क्यों नहीं छोड़ेंगे, इतनी वैरायटी है, इतने स्ट्रक्चर है, इतनी डाइवर्सिटीज है, ठीक है। Even though the angiosperms show large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits। इसमें ये बोल रहा है बच्चों, even though एंजियोस्पर्म की इतनी लार्ज डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी होने के बाद, वैरायटी किसमें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में, इतनी वैरायटी दिखने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारे एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, जैसे कि रूट, जैसे कि स्टेम, जैसे कि लीफ, फ्लावर और फ्रूट। ये क्या है, ये इन ऑल है,
सब में कैरेक्टराइज्ड है। In chapter 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphological and other characters. आपने चैप्टर सेकंड और थर्ड यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि हम कैसे प्लांट्स को डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहर दिखने वाले एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, है ना। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definition. बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको जो पूरी कहानी बताई फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स की, वो यही थी कि किसी चीज को समझने के लिए उसमें आने वाले आपको टेक्निकल टर्म्स का तो पता होना चाहिए, उनके डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, तभी तो आप उस पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे। We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of the plants of their environment. इनमें होने वाले various adaptations के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। Adaptations यानी कि देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमें एक ठंडी जगह पे जाना है और हमें उसके हिसाब से अडेप्ट होना है, तो हम बाहरी तौर पे क्या कर लेंगे, हम बहुत सारे वुलन स्वेटर ले लेंगे, ठीक है, हम एक हीटर अपने साथ ले जाएंगे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बाहरी चीजें लेकर खुद को इतना सक्षम बना रहे हैं कि हम वहां पे जीवित रह सके, हम जी सके, हम मरे नहीं, ठीक है। अब कुछ चीजें ऑलरेडी नेचुरली होती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर बहुत गर्मी है तो आपको पता है कि बहुत पसीना निकलता है और स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग क्या करता है, क्रिएट कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पे हमें प्लांट्स के बारे में क्या है कि प्लांट में भी बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं जो किसमें मदद करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्लाइंबिंग और स्टोरेज एक्सेट्रा फंक्शंस में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। इफ यू पुल आउट अ वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। आप कोई भी वीड जो कि अनवांटेड प्लांट होता है, आपको पता है कि अनवांटेड प्लांट क्या है आपका वीड, जब आप क्रॉप उगाते हैं, आपने क्लास 9th में अपनी पढ़ा होगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, जो कि इसी चैनल पे है चैप्टर, कि वीड्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, और जब आप क्रॉप लगाते हैं या कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वहां पे ग्रो हो जाते हैं, और जो आपने क्रॉप लगाया है उसका न्यूट्रिशन, पानी, खाना यूज कर लेते हैं। उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है रूट, स्टेम, लीव्स। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स, उनमें फ्लावर्स भी होंगे और हो सकता है फ्रूट्स भी हों। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज द रूट सिस्टम, ठीक है। ये हमने अभी देखा था कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है यानी कि सॉइल के अंदर के पार्ट को इन्होंने यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट लिखा है, क्यों, क्योंकि ग्राउंड के अंडर है, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट क्या है बच्चों, आपका सॉइल के अंडर, वो क्या है, रूट सिस्टम। और जो पोर्शन ग्राउंड के ऊपर है वो कौन सा होगा, वो होगा आपका शूट सिस्टम, ठीक। अब अगला जो मेजर टॉपिक है, या मैं यूं कहूं कि हमारा फर्स्ट मेजर टॉपिक है बच्चों, द रूट। क्या लिखा गया है, एक एक शब्द को हम समझेंगे डिटेल में। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडन्स या डाइकोटिलिडनस प्लांट्स the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil. इसमें क्या लिखा है, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स क्या होता है, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, वो क्या है आपका डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। आपने चैप्टर 3 में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा इसी चैप्टर के ऊपर, जो कि है आपका प्लांट किंगडम, जहां पे आपने एंजियोस्पर्म्स में क्या पढ़ा है, डाइकॉट पढ़ा है, और आपने ब्रीफली मोनोकॉट देखा है, ठीक है। डाइकॉट में आपको पता है दो कोटिलिडन है, यहाँ पे एक कोटिलिडन है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल, यानी कि जो रेडिकल था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे जो रेडिकल है उसके डायरेक्ट एलोंगेशन से क्या होता है, उसके डायरेक्ट एलोंगेशन से फॉर्मेशन होता है बच्चों प्राइमरी रूट का। किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट क्या है, जो पहली रूट, प्राइमरी रूट क्या है बच्चों आपका, प्राइमरी रूट है
जो फर्स्ट रूट ग्रो हो रही है, किससे? प्लांट के एम्ब्रियो से, ठीक है, किससे? प्लांट के एम्ब्रियो से। कहाँ पे? इनसाइड द सॉइल वो ग्रो हो जाती है। वो जो पहली रूट है वो रूट होती है आपकी प्राइमरी रूट। किससे ग्रो होती है? रेडिकल से। किससे ग्रो होती है? रेडिकल से। अब ये प्राइमरी रूट क्या बेयर करती है बच्चों, जो इनसाइड द सॉइल ग्रो हो रही है? ये जो यहाँ पे लिखा है इट बेयर, ये इट कौन सा है? ये इट है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots। यानी कि ये जो प्राइमरी रूट है ये क्या बेयर करती है? इसमें से क्या ग्रो होता है? इसमें से ग्रो होती हैं लेटरल रूट्स। इसमें से ग्रो हो रही हैं लेटरल रूट्स। अब ये लेटरल रूट्स जो है, यानी कि देखो मेन रूट हो गई, वो साइड रूट्स प्रोड्यूस कर रही है। ये जो साइड रूट्स हैं, स्मॉलर रूट्स हैं, ये हैं आपकी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट। ठीक है, देखो ये सपोज आपकी प्राइमरी रूट थी, यहां से एक रूट निकली, ये है आपकी सेकेंडरी रूट। अब इसी रूट में से एक और रूट निकले, वो है आपकी टर्शियरी रूट। ठीक है, तो ये है आपकी रूट्स। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम जिन प्राइमरी रूट्स की बात कर रहे थे और उनके साथ उनकी जो ब्रांचेस यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स की बात कर रहे थे, वो मिला के क्या बनाते हैं बच्चों? वो मिला के बनाती हैं आपका टैप रूट सिस्टम। क्या बनाती हैं? आपका टैप रूट सिस्टम। ठीक है, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट यानी कि किसका एग्जाम्पल हो गया? डाइकोटिलिडनस का। ठीक है, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट यानी कि मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट सिस्टम है। इन मोनोकोटिलिडनस यानी कि उन प्लांट्स में जिसमें क्या होता है? एक कोटिलिडन होता है, उसमें क्या होता है? द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। ये जो प्राइमरी रूट थी, जो पहली रूट थी जो रेडिकल से निकल रही थी, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहती, क्विकली डाइज। ये किससे रिप्लेस होती है? इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ये रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से। अब दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये रूट्स कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं बच्चों? ये रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं स्टेम के बेस से। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम क्या बना रहा है? ये पूरा सिस्टम हमारा बनाता है फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है, ये कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं? ये ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। आपको ये ध्यान रखना है, ये ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और हम टैप रूट कहां से बोल रहे हैं? ये कहां से हो रहा है? ये डायरेक्ट इलोंगेशन है रेडिकल का। किसका? डायरेक्ट इलोंगेशन है रेडिकल का, जो प्राइमरी रूट बनाता है और प्राइमरी रूट में से लेटरल रूट्स निकलती हैं। फाइबरस सिस्टम में क्या हो रहा है? जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो चली जाती है, उसकी जगह क्या आता है? लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर देता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स का गुच्छा, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम, जो मोनोकॉट्स में पाया जाता है या मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल है बच्चों इसका आपका व्हीट प्लांट। ठीक है, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, monstera and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radicle and are called adventitious roots। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था, अगर रेडिकल से ना ग्रो होकर बाकी दूसरे पार्ट से ग्रो होते हैं जो आपकी रूट्स हैं, तो हम उन रूट्स को क्या बोलते हैं? हम उन रूट्स को बोलते हैं बच्चों एडवेंटिशियस रूट्स। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ये रूट्स है ये डेवलप किससे हो रही हैं? ये अलग पार्ट से, जैसे कि स्टेम से डेवलप हो सकती हैं, लीफ से, ब्रांच से, बट एम्ब्रियो का जो रेडिकल हमने बात करी, जो एम्ब्रियोनिक रूट है, वहां से नहीं बनती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमने तीसरी टाइप का रूट सिस्टम पढ़ा, जो कि है हमारा एडवेंटिशियस रूट। The main function of root system are absorption of water and minerals from the soil। यानी कि absorption of water होता है यहाँ पे। ठीक है, मिनरल होता है सॉइल से। मिनरल क्या है? इनऑर्गेनिक हमारे जो न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज यानी कि होल्ड करके रखता है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ रूट ही नहीं थी, पानी आएगा प्लांट को उखाड़ के ले जाएगा। ये जो आपकी रूट्स हैं ये सॉइल को इस तरीके से बांध के रखती हैं कि वाटर आए, फ्लड आए, प्लांट उखड़ के ना जा पाए, या बहुत मैसिव इरिगेशन हो रहा है
तो उसमें भी ये जो रूट्स क्या करती हैं, ये एंकर बनाए रखती हैं, उस प्लांट को वहां टिकाए रखती हैं। ठीक है, तो ये एंकरेज प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को। और क्या करता है बच्चों, ये स्टोर करता है, आपका जो रिजर्व फूड है उसको स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, जैसे कि आपका कैरेट, कैरेट एक रूट है और वो क्या करता है, खाना स्टोर हो रहा है उसमें। जैसे कि आपका है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, रूट के। ठीक है, तो क्या करता है, स्टोर करता है रिजर्व फूड को, और सिंथेसिस होता है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, किसका, TGRs का। ये भी टॉपिक आप आगे आने वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही इस विषय में होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या है, ये है आपका जो हमारा रूट सिस्टम है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, ये है आपकी टैप रूट, मेन जो सिंगल जो ब्रांच आ रही है ये उसकी लेटरल रूट्स है। ठीक है, ये देखो गुच्छा सा आपको जो दिखेगा स्टेम से उगता हुआ, वो है आपका फाइब्रस रूट। तो ये है आपकी एडवेंटिशियस रूट्स, आपको दिख रहा है कि ये एम्ब्रियो से तो नहीं ग्रो हुई है, यानी कि रेडिकल से तो नहीं ग्रो हुई है। ठीक है, तो ये है आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। अब आगे का टॉपिक देखते हैं बच्चों। आगे का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली कम्स इन योर एग्जाम एवरी टाइम, जो कि है आपका रीजन्स ऑफ द रूट, यानी कि जो रूट है उसके डिफरेंट हिस्से कौन से हैं। ठीक है, देखो, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, ध्यान से आपको सुनना है, एपेक्स यानी कि बच्चों टिप। ठीक है, ये है, यहाँ है, ये इसको हम टिप कह रहे हैं, इसको टिप मत समझिएगा, ये टिप नहीं है, टिप ये हिस्सा है। ठीक है, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स यानी कि टिप बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। आप पूछोगे मैम थिम्बल क्या होता है, जो लोग निटिंग या स्यूइंग करते हैं यानी कि स्वेटर बुनते हैं, उनके हाथ में वो बड़ा सा जो स्वेटर बुनने का जो यंत्र है वो ना चुभ जाए, इसीलिए वो इससे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप देखो ये जो शेप है, ये है आपकी थिम्बल शेप। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी थिम्बल शेप। अब इसको अगर आप, इसको मैं ऐसे कर दूं, ये किसके सिमिलर दिख रहा है, ये आपकी रूट कैप सा दिख रहा है। किसकी तरह दिखता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये है आपका रूट कैप और ये है आपका थिम्बल, रिजेम्बलेंस है दोनों में, तो यहाँ पे यही कहा गया है। ठीक है, तो जो रूट है वो टिप से किससे कवर्ड है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसका नाम है रूट कैप। तो रूट कैप क्या कर रहा है, रूट जो इट है, ये इट है रूट कैप। ठीक है, तो रूट कैप क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपिक्स को, यानी कि जो टेंडर एपिक्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि जब वो सॉइल में जाए तो वो ध्यान से जाए, टूटे फूटे ना। ठीक है, सो इट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, बिना इसको हार्म करे ये सॉइल के अंदर आराम से जा सके। ठीक है, मेक इट्स वे, क्योंकि डेलिकेट है, डैमेज नहीं होना चाहिए जो टिप है जब वो सॉइल के अंदर जा रहा है। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव, a few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. रूट कैप के रीजन से जस्ट अबव, थोड़ा सा ही ऊपर है बच्चों आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल हैं वो है वेरी स्मॉल सेल, थिन वॉल है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है। ये तीनों चीजें क्यों हैं, ये तीनों चीजें इसलिए हैं बिकॉज दे डिवाइड रिपीटेटिवली। अगर डेंस प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, थिन वॉल नहीं होगी, छोटे नहीं होंगे, तो रिपीटेडली फास्ट फास्ट कैसे डिवाइड करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको फास्ट डिवाइड करना है, वेरी फास्ट डिवाइड करना है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये हो रहा है कि सेल क्या है, स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, और क्या है उसमें, उसमें है आपका डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द सेल्स प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, ये तो टफ वर्ड इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। प्रॉक्सिमल यानी कि थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और फर्दर। ठीक है, तो यहाँ के प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है द सेल्स प्रॉक्सिमल, थोड़ा और ऊपर मिलता है हमें ऐसे सेल्स जो क्या कर रहे हैं, रीजन अंडरगो कर रहा है, ये रैपिड इलोंगेशन हो रहा है उन सेल्स में, एनलार्जमेंट हो रहा है, and are responsible for growth of the root in the length।
जब हम लेंथ में ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो ये जो सेल्स हैं जो प्रॉक्सिमल है किसके, मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर हैं, यहाँ के सेल्स अंडरगो करते हैं एलोंगेशन, यानी कि लंबाई बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है, एलोंगेशन हो रहा है और एनलार्जमेंट हो रहा है। और इस रीजन की वजह से क्या बढ़ता है बच्चों, लेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, ठीक है। इस रीजन को हम इसीलिए क्या कहते हैं, हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो सेल्स हैं ये स्लोली स्पेशलाइज होते हैं अपने सर्टेन फंक्शंस में, फुली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इनके जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंट रोल ले लेते हैं। तो यही बात हो रही है कि ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं। Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. अब elongation zone के proximal और ऊपर हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है region of maturation, ठीक है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या है बच्चों, ये वो एरिया है जहाँ पे ये जो elongated cells हैं वो क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो गए हैं, ठीक है, क्या हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, इस रीजन से जो कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं यानी कि जो आउटर सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं वेरी फाइन, बहुत महीन, बहुत डेलिकेट थ्रेड जैसे, धागे जैसे स्ट्रक्चर जिनको आप कहते हैं रूट हेयर। और ये रूट हेयर क्या काम करते हैं, ये रूट हेयर काम कर रहे हैं वाटर एब्जॉर्ब करने का, मिनरल एब्जॉर्ब करने का। ये है बच्चों आपके रूट हेयर, जो कि किससे बने हैं, जो बने हैं आपके एपिडर्मल सेल से। और ये रूट हेयर किसका हिस्सा है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन का। और ये तीनों मिलाकर क्या होते हैं, ये तीनों मिलाकर यानी कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन, एलोंगेशन एक्टिविटी का रीजन और मैच्योरेशन एक्टिविटी का रीजन मिला के बनाते हैं आपके रीजन्स ऑफ द रूट टिप, ठीक है। अब ये सिंबल बता दिया है। अब अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, मेजर टॉपिक है आपका स्टेम। देखो, What are the features that distinguish stem from root? कैसे पता चलेगा कि stem root से different है, ऐसे पता चलेगा कि the stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे पूछा गया कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जो हाईलाइट क्या कर रहा है कि की डिफरेंस क्या है स्टेम में या रूट में। हमने पढ़ा कि स्टेम क्या है, अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर था, रूट क्या था बच्चों, तो बिलो ग्राउंड स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब स्टेम क्या है, उसको बोला है कि असेंडिंग पार्ट है एक्सिस का, यानी कि अपवर्ड जाता है, असेंड करता है, ऊपर की तरफ जाता है एक्सिस से। और बेयर क्या करता है, ब्रांचेस होते हैं इसके, इसमें लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, ये हमने बता दिया था कि किससे डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है प्लम्यूल से, ठीक है। द स्टेम बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये भी हमने बता दिया था। नोड्स क्या होते हैं बच्चों, नोड होते हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट स्टेम के जो कि अटैचमेंट पॉइंट है किसके, लीफ के, ब्रांचेस के, वो हैं आपके नोड्स। और इंटरनोड क्या होते हैं, दो नोड्स के बीच में, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो रीजन है या जो सेगमेंट है आपके स्टेम का, उसको आप कहते हैं इंटरनोड। The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portions between two nodes. बिल्कुल यही समझाया गया है आपको। The stem bears buds which may be terminal और axillary, ठीक है। क्या बताया कि स्टेम क्या होता है, स्टेम में बड्स भी होते हैं। बड्स क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं अनडेवलप्ड शूट, ठीक है। अब बड्स टर्मिनल भी हो सकते हैं, बड्स एक्सिलरी भी हो सकते हैं। अब इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है, इन दोनों शब्दों का मतलब ये है कि जो बड है आपका, जो अनडेवलप्ड शूट है, वो या तो टिप पे होगा, जब वो टिप पे है वो बड, तो वो होता है आपका टर्मिनल बड, ठीक है। टर्मिनल बड क्या है, जब बड आपका टिप पर हो वो होगा आपका टर्मिनल बड, इसको आप कहते हो एपिकल बड भी। जब ये बड एक एंगल में होता है लीफ और स्टेम के बीच में, अगर ये स्टेम है, ये लीफ है, बड है यहाँ, ये होगा आपका एक्सिलरी बड,
क्या होगा आपका एक्सिलरी बड। ठीक है, आप देख रहे हो ये क्या है आपकी लीफ, ये है आपका स्टेम, जो बड है वो क्या है आपका एक्सिलरी बड। ठीक है, स्टेम इज जनरली ग्रीन, यानी कि जनरली ज्यादातर ग्रीन होती है जब वो यंग होती है, और जब मैच्योर हो जाती है लेटर ऑन पीरियड में तो वो वुडी और डार्क हो जाती है, ब्राउन। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है इसका, ब्रांचेस स्प्रेड आउट होती है, इन ब्रांचेस में लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं, वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस का जो खाना होता है वो इसको पूरे जो प्लांट बॉडी है उसमें सर्कुलेशन होता है। ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा कंडक्शन कौन कर रहा है बच्चों, ये सारा कंडक्शन कर रहा है आपका स्टेम, इसमें मदद। ठीक है, बाकी इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस है स्टोरेज ऑफ फूड, इसके फंक्शंस है सपोर्ट देना, ये नहीं कि स्टेम अच्छी तगड़ी है इसीलिए वो ढल नहीं रहा है पेड़। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, प्रोटेक्शन देता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, ये थे आपकी कुछ फंक्शंस किस चीज के, ये फंक्शंस हैं आपके स्टेम के। देखो कुछ जो स्टेम्स होती है ना वो क्या करती हैं, वो होती है ट्रांसपोर्ट चैनल किस चीज का, देखो वाटर है आपके, डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि मिनरल्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनता है, जो शुगर्स हैं, जो फूड हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको भी तो कंडक्शन करना है, उनको भी तो एक चैनल से दूसरे जगहों पर पहुंचाना है। अब मैं बोलूं कि सबसे ऊपर की लीफ ने खाना बनाया है, बहुत सारी लीव्स हैं, बट कंडक्शन तो दोनों तरफ हो रहा है। आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों इसमें बोला गया है कि आपकी स्टेम परफॉर्म करती है फंक्शन जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है। देखो कुछ मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, जैसे कि आप इसको लिख सकते हो, कुछ मॉडिफाइड स्टेम होती हैं जैसे कि आपका पोटैटो। ठीक है, इनका एडिशनल रोल क्या होता है, इनका एडिशनल रोल होता है स्टोरेज। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों आपका ये क्लाइंबिंग में सपोर्ट करता है जो स्टेम होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन देती है आपकी स्टेम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। तो ये सारे थे आपके क्या, ये सारे थे आपके स्टेम के फंक्शंस। अब अगला टॉपिक है बच्चों आपका लीफ। लीफ क्या होता है, लीफ होता है लेटरली जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर बोन ऑन द स्टेम। लेटरली यानी कि जो साइड से ग्रो हो रहा है, ठीक है, वो होता है लेटरल स्ट्रक्चर, जो साइड से ग्रो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बोलूं ये रूट है, ये लेटरली ग्रो हो रही हैं, ये स्टेम है, ये लेटरली ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो लेटरली क्या है, आउट ऑफ द साइड ग्रो होता है, उसको आप कहते हो लेटरली। ठीक है, थिन है, ब्रॉड है, फ्लैटेंड है, आपने कोई बहुत मोटी थिक तो नहीं देखी होगी लीफ, अगर आपने जब भी देखी है फ्लैटेंड, फ्लैट फ्लैट सा स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, कहाँ से डेवलप होता है, हमने पढ़ लिया है नोड से डेवलप होता है, हमने पढ़ लिया है कि बड होता है, एक्सिलरी ब्लड बड, हमें पता है कि आगे चल के क्या बनेगा, ब्रांच बनेगा। ठीक है, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होता है बच्चों लीफ, वो लीफ ओरिजिनेट होता है टिप ऑफ द शूट से, जिसको आप क्या कह रहे हो, एपिकल मेरिस्टम से क्या बन रही है, लीव्स बन रही हैं। ठीक है, एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल मैनर क्या होता है बच्चों, एक्रोपेटल मैनर ये होता है कि जो सबसे यंगेस्ट लीफ होगी ना, सबसे यंगेस्ट आप इसको लिख सकते हो एक्रोपेटल मैनर में, जो यंगेस्ट लीफ होगी वो सबसे टॉप पे होगी या टिप पे होगी या एपिक्स पे होगी, और जो सबसे ओल्डेस्ट लीफ होगी वो क्या होगी बच्चों, वो होगी बेस पर। ये जो सिस्टम है ये है आपका एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या है, लीव्स क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसके लिए एसेंशियल है, प्रोड्यूसिंग फूड के लिए, कैसे, सनलाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, a typical leaf consists of three main parts: leaf base,
ठीक है, ये लीफ बेस आप देख सकते हो, पेटियोल आप देख सकते हो, किसको इन्होंने पेटियोल कहा है, इस स्ट्रक्चर को, एंड लेमिना जो कि ये स्ट्रक्चर है आपका पूरा। ये तीन पार्ट क्या है, ये तीन मेन पार्ट हैं किसके, लीफ के। ठीक है, क्या है लीफ के पार्ट, लीफ के पार्ट है आपका लीफ बेस जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किस चीज से, स्टेम के साथ। तो एक स्टॉक है जिसको आप पेटियोल कहते हो, और एक ब्लेड है जिसको आप लेमिना कहते हो। ठीक है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस, लीफ बेस के साथ की वजह से जो स्टेम से अटैच है आपकी लीफ। द लेटर में बेयर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, जो लीफ बेस होती है ना बच्चों, उसमें थोड़ा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है या बहुत स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो स्टिप्यूल। यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा ये है आपका स्टिप्यूल, स्मॉल क्या है ये, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इन मोनोकॉटिलिडन्स यानी कि मोनोकॉट्स या जिनमें एक कॉटिलिडन होता है, वहां पे जो लीफ बेस है बच्चों वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, किसमें, वो एक शीट, एक कवरिंग बनाता है स्टेम की, पार्शली या होलली। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मोनोकॉटिलिडन के, पहले मोनोकॉटिलिडन एग्जांपल आप समझ लो, ग्रासेस। ठीक है, वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो बेस है वो फॉर्म कर रहा है रैप अराउंड स्ट्रक्चर जिसको इन्होंने शीट कहा है स्टेम के अराउंड। ठीक है, इसके अराउंड, स्टेम के अराउंड। ये जो प्लांट्स है जैसे कि पीज है, इनका जो लीफ है ये किसमें ग्रो हो रहा है, इनका जो लीफ है जैसे कि लेगुमिनस प्लांट्स का ये जो लीफ बेस है ये स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है। और जब ये फूलता है तो आप इसको क्या कहते हैं, इस स्वॉलन स्ट्रक्चर, पफी स्ट्रक्चर, एनलार्ज स्ट्रक्चर को आप कहते हैं पल्विनस। क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं पल्विनस। अब आप मुझसे पूछोगे कि पेटियोल का क्या काम है बच्चों, तो पेटियोल का काम ये है कि दैट द पेटियोल होल्ड्स द ब्लेड टू द लाइट। ठीक है, यानी कि जो पेटियोल है वो ब्लेड जो है उसका, लीफ का, ये जो है आपका ब्लेड, लीफ ब्लेड, उसको वो इस तरीके से होल्ड करता है कि इसको मैक्सिमम क्या मिले, लाइट मिले, मैक्सिमम सनलाइट मिले। किस चीज में मदद करेगा बच्चों मैक्सिमम सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड to flutter in the wind, thereby cooling the wind and bringing fresh air to the leaf surface। अगर पेटियोल क्या है, अगर जो पेटियोल है बच्चों वो फ्लेक्सिबल है यानी कि उसमें मूवमेंट हो सकती है, तो वो किसमें मदद करता है, वो मदद करता है कूलिंग इफेक्ट ऑफ लीफ में। जब विंड चलेगी तो क्या होगा, जब विंड चलेगी तो लीफ की भी मूवमेंट होगी। ठीक है, अब लीफ की मूवमेंट हो रही है, जो फ्रेश एयर है वो लीफ की सरफेस पर आ रही है। आपने स्टोमेटा के बारे में, गार्ड सेल्स के बारे में, इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है। ये जो कूलिंग इफेक्ट है जो होता है ये कब होगा, जब जो पेटियोल है बच्चों, यहाँ पे एक रूल लिखा गया है पेटियोल का, क्योंकि पेटियोल फ्लेक्सिबल है इसीलिए किसमें मदद कर रहा है, इसलिए मदद कर रहा है आपके कूलिंग इफेक्ट ऑफ लीफ को लाने में। ठीक है, द लैमिना or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets। आपको दिख रहा है कि ये है आपका लैमिना, इसमें आपको वेन्स, वेनलेट्स दिख रही हैं। ठीक है, ये वो पार्ट है, इसको आप लैमिना कह सकते हो इस पार्ट को, या आप लीफ ब्लेड भी कह सकते हो इस पार्ट को। ठीक है, देयर इज यूजुअली अ मिड रिब, यानी कि अगर आप देखो तो एक सेंट्रल मिड रिब होती है, मिड रिब होती है। ठीक है, जो कि सेंट्रल होती है, बीच में, मिडल में, जो कि प्रोमिनेंट है, विच इज नोन एज द मिड रिब। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है इसको स्टिफनेस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्या, वेन। इसके अलावा जो ये वेन्स है ना बच्चों, ये क्या कैरी करती है, ये कैरी करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो फूड है, शुगर, ये सब कैरी कौन कर रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन कैरी आउट हो रहा है आपके वेन्स की वजह से। ठीक है, द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, यानी कि लीफ का शेप, लीफ की मार्जिन, लीफ का एपेक्स, ठीक है, टिप, लीफ का जो सरफेस है, जो टेक्सचर है उसका, कितने डीपली ये लीफ में कट लगा है, क्या लीफ ऐसी है, ऐसी है, ये जो पूरा शेप है, ये जो कट है,
ये सब क्या है, ये वेरी करता है लेमिना का डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट तरीके से, ठीक है। The arrangement of veins and veinlets in the lamina of leaf is called venation. Venation क्या होता है बच्चों? Venation होता है ये जो veins और veinlets का जो structural pattern है, किसके ऊपर? आपके लीफ ब्लेड के ऊपर, आपके लेमिना के ऊपर, इसको हम कहते हैं बच्चों वेनेशन। क्या कहते हैं हम इसको? हम कहते हैं इसको वेनेशन। जैसे कि अगर आप यहां देखो, आपको एक वेनेशन दी हुई है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरी दी हुई है पैरेलल। सी इज पैरेलल, बी इज रेटिकुलेट। अब देख के ही पता चल रहा है रेटिकुलेट क्या हो रहा है, जो वेन्स है वो ब्रांच आउट हो रही हैं। आप देखो ब्रांच आउट हो रही हैं और कनेक्टेड है किससे? आप देख रहे हो मिड रिब पे भी कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, वेब लाइक स्ट्रक्चर है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी ओर पैरेलल में क्या है, ये जो वेन्स है ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हुई दिख रही हैं, ठीक है, ये क्या दिख रही हैं? एक दूसरे के पैरेलल चलती हुई दिख रही हैं। तो ये जो वेन्स है ये स्ट्रेट अलोंग ईच अदर चल रही हैं, किसमें? बेस से लेके टिप तक। ये कोई, अगर आप ध्यान से देखो तो रेटिकुलेट में तो आपको ऐसे नेट नेट टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, बट पैरेलल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। तो ये होता है बच्चों आपका रेटिकुलेट वेनेशन और ये होता है आपका पैरेलल वेनेशन, ठीक है। So when the veinlets form a network, the venation is called reticulate. When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, यानी कि generally dicots में होता है reticulate venation और parallel venation characteristic है most cotyledons का, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों हमारा टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीव्स में क्या है, देखो एक लीफ को आप सिंपल लीफ कब कहते हो? जब जो लैमिना है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, सो व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर, यानी कि उसका पूरा स्ट्रक्चर है, और व्हेन इंसीजेंट द इंसीजंस डू नॉट टच द मिड रिब, ठीक है। अगर आप यहां देखो, ये है बच्चों मिड रिब। हर लीफ जो है, ठीक है, ये जो मिड रिब है इससे जाके ये इंसीशन क्या हुआ है? टच हो गया है। इससे जाके ये जो इंसीशन है वो क्या हो गया है बच्चों? जो लीफ ब्लेड है वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया है बहुत छोटे 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 लीफलेट में। ये है आपका, देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है आपका, देखो ये था आपका लीफ, एक सिंगल लीफ, ठीक है। ये है आपकी सिंपल। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम इसको सिंपल लीफ क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या है, ये लेमिना जो है वो एंटायर है, ठीक है। या अगर इस लेमिना में इंसीशन भी है तो ये जो इंसीशन है ये मिड रिब को टच नहीं करते हैं, ठीक है। वे भी हो सकता है, कट हो सकता है मैं लीफ ऐसी बना दूं, ठीक है, वे भी हो सकता है, ये हो सकता है, बट जो कट्स हैं वो डीप इनफ नहीं है कि वो जो सेंट्रल वेन है उसको टच करें। यहां पे आप देखोगे जो एक लीफ का लेमिना होना था वो कितने वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने सारे वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस टाइप की लीफ को बच्चों कहते हैं हम कंपाउंड लीफ। और जिन लीव्स में एक जो लीफ है, जो लेमिना है, वो सॉलिड वन पीस में रहे, कि एजेस भी जो कट हो रहे हैं या इंसीशन हो रहे हैं, जो कट्स हैं वो डीप इतने नहीं हैं कि वो मिड रिब को या सेंट्रल वेन को टच कर सके, वो होती है आपकी सिंपल लीफ, ठीक है। So when incisions of the lamina reach the midrib, breaking it into number of leaflets, तब आप उसको कहते हो कंपाउंड लीफ, ठीक है। A bud is present on the axil of petiole, ये हमने देखा था, इन बोथ सिंपल लीफ में भी होता है, कंपाउंड लीफ पे भी होता है, बट नॉट इन द लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल लीफलेट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट नहीं है, उनके बेस पर ये जो बड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किस में है? ये है आपकी जो स्मॉल लीफलेट्स है कंपाउंड लीफ के, उनमें क्या नहीं है, उनमें प्रेजेंट नहीं है जो आपका बड था, उनके जो एक्सेल ऑफ ये जो स्मॉल लीफलेट्स हैं, ये एक लीफलेट है, ये एक लीफलेट, लीफलेट
इसको लीफलेट कहते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट नहीं है? बड प्रेजेंट नहीं है। किसमें? आपकी कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स में। ठीक है, अब जो कंपाउंड लीफ है वो भी दो टाइप की है, एक है पिनेट और दूसरी कौन सी है बच्चों? पैल्मेट लीफ। पिनेट क्या होता है बच्चों? पिनेट होता है, ध्यान से देखना है इसको, पिनेट ये होता है जब जो लीफलेट्स होती है ना बच्चों वो स्प्रेड आउट है, किसकी तरह? देखो, पाम ऑफ हैंड की तरह। क्या है? पाम ऑफ हैंड की तरह जब वो स्प्रेड आउट है तो वो क्या है बच्चों? वो है आपका पाल्मेट। अगर आप इसको देखो, मैं आपको बोलूं कि यार मुझे एक हैंड बना के दो, तो आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे किसके हाथों में इतने फिंगर्स होते हैं? तो ऐसे रफ फिगर है। ठीक है, 5 का बना दूं अगर मैं, एक बहुत रफ, तो आप देख रहे हो कुछ सिमिलैरिटी, कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो पाम लाइक होता है या फिंगर्स लाइक स्प्रेड आउट होती हैं लीफलेट्स, वो होती हैं हमारी पैल्मेट लीफ। ठीक है, पाम समझे आप, इससे इसको आप याद रख सकते हो। पैल्मेट लीफ क्या होगा? प्लांट, मतलब जो लीव्स होंगी या जो लीफलेट्स होंगी, लीफलेट्स इज द राइट वर्ड, वो स्प्रेड आउट है किसकी तरह? आपके पाम की फिंगर्स की तरह, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो लीफलेट्स क्या है बच्चों? अटैच है एक कॉमन पॉइंट से, किसके? एट द टिप ऑफ द पेटियोल। ठीक है, कॉमन पॉइंट से क्या है बच्चों? अटैच्ड है। ये है आपका पैल्मेट। पिनेट लीफ क्या है बच्चों? पिनेट लीफ है कि ये जो लीफलेट्स है ये क्या है? एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर में, आप देखो ये ऐसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है ये है एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर में, जहां पे एक जो सेंट्रल, बीच में जो एक सेंट्रल स्पाइन है उनसे जुड़ी हुई है, जिसको आप कहते हो रैकिस। क्या कहते हो आप इसको? कहते हो आप रैकिस। ये है आपका पाइनेट लीफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस रैकिस which represents the midrib of the leaf of neem. पैल्मेटली क्या होता है? ये लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल, जैसे कि सिल्क कॉटन में होता है। ठीक है, ये है बच्चों आपका टिप, यहाँ पे कनेक्टेड है। एग्जाम्पल क्या है जिनमें ये फाइंड आउट होते हैं जिन प्लांट्स में? वो है बच्चों आपका सिल्क कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी होता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ लीव्स स्टेम या ब्रांच पे। Phyllotoxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. This is usually of three types. तीन टाइप के होते हैं, alternate, opposite और whorled. Alternate का मतलब क्या होता है बच्चों? Alternate का मतलब होता है कि alternate phyllotoxy में a single leaf arises at each node in alternate manner. ठीक है, alternate manner जैसे चाइना रोज में। तो क्या हो रहा है? एक नोड पर आपको एक ही लीफ दिख रही है। अगर ये प्लांट है, यहाँ एक नोड है तो यहाँ आपको एक ही लीफ दिखेगी, यहाँ आपको लीफ नहीं दिखेगी। फिर एक नोड है, यहाँ पे आपको लीफ दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी। ये एक नोड है, यहाँ लीफ दिखेगी आपको, यहाँ नहीं दिखेगी। तो ऐसे ऑल्टरनेट होता है ये बच्चों टाइप, आपको फिगर में ही दिख रहा होगा चाइना रोज के। देखो, एक नोड पर एक लीफ है, दूसरी नोड पर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो एक नोड पर एक लीफ होती है, उसको आप कहते हो ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी। ठीक है, किसमें पाई जाती है? चाइना रोज में है, मस्टर्ड में है, सनफ्लावर में है। ऑपोजिट में क्या होता है बच्चों? पेयर होता है। क्या होता है? पेयर हो रहा है ईच नोड पे, जिसमें से लीफ निकल रही है, जो कि ऑपोजिट टू ईच अदर है। जैसे कि किसमें पाया जाता है? ये कैलोट्रोपिस में और गुआवा में। ये एक नोड है, यहाँ से दो आप देख रहे हो, एक ये लीफ है और एक ये लीफ है, ये पेयर है जो कि ऑपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर है। ऑपोजिट देखो, ये मैं एक फिगर बनाऊं, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 के ऑपोजिट क्या है? 5। 6 के ऑपोजिट क्या है? 2। 8 के ऑपोजिट क्या है? 4। 7 के ऑपोजिट है 3। तो ऑपोजिट टू ईच अदर है, यहाँ पे ऑपोजिट टू ईच अदर जो लीव्स हैं, ये सिस्टम किन में होता है? ये सिस्टम होता है ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी में। ठीक है, इफ 2 or more leaves rise at a node and form a wall, यानी कि एक नोड में more than 2 leaf, if 2 more than 2 leaf हो जाए, राइज हो रही हो एक नोड से, तो उसको आप कहते हो walled टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी या वर्ल्ड फाइलोटॉक्सी, जो कि किस में पाई जाती है? एलिस्टोनिया में। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका फाइलोटॉक्सी। अब जो आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका इन्फ्लोरेसेंस। तो हम इसको अब देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारा ये पूरा खत्म हो जाए।
तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes into floral meristem। ठीक है, कुछ बातें समझना जरूरी है। क्या बताया गया इन्होंने बच्चों, इन्होंने बोला है कि जो आपका फ्लावर है वो क्या है, वो है मॉडिफाइड शूट। ठीक है, किससे डेवलप हो रहा है, जहां पे जो एपिकल मेरिस्टेम होता है यानी जो टिप मेरिस्टेम होता है वो चेंज हो जाता है, ग्रो हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। ठीक है, internodes do not elongate and the axis gets condensed या condensed। ठीक है, क्या बता रहा है आपको इसमें, इसमें ये बता रहा है कि फ्लावर के केसेस में क्या होता है, जो गैप्स होते हैं, ठीक है, वो इलोंगेट, जो इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट नहीं हो रहे हैं, वो कंडेंस हो रहे हैं, स्क्वॉश हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं टुगेदर। ठीक है, द एपिक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस laterally at successive nodes instead of leaf। तो ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं जिनकी यहाँ पे बात कर रही हैं, जो लीव्स की जगह आ रही हैं, वो क्या बनाना शुरू कर रही है, जो टिप, ये जो एपेक्स, जहां एपेक्स है आप उसको टिप समझे, जहां टिप है वहां पे आप एपेक्स शब्द यूज कर सकते हैं। वहां पे क्या बनना शुरू हो जाता है, वहां पे बनना शुरू हो जाता है फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। When a shoot tip transforms in a flower, it is always solitary। ठीक है, यानी कि you only get one flower in the end। ठीक है, solitary होता है, एकलौता होता है। ठीक है, the arrangement of flower on the floral axis। ये जो अरेंजमेंट है, ये जो क्लस्टर है, ये जो ग्रुप है फ्लावर का जो एक मेन स्टॉक पर ग्रो होता है, वो क्या है बच्चों, वो है आपका इनफ्लोरोसेंस। क्या है बच्चों, वो है आपका इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, तो इनफ्लोरोसेंस क्या है, ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का वो है आपका इनफ्लोरोसेंस। अब डिपेंडिंग ऑन वेदर एपिक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्लावर्स और कंटिन्यूज टू ग्रो, ये है आपका एपिक्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन ये एपिक्स ग्रो होता रहता है या यहीं पे जो है रुक जाता है। ठीक है, गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर, यानी कि यहीं पे फ्लावर ग्रो हो जाता है, या फ्लावर ग्रो होने के बाद भी ये ग्रो होता रहता है, उसके बेसिस पर हमने दो मेजर टाइप के इनफ्लोरोसेंस को डिफाइन किया है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एपिक्स गेट्स developed into a flower or continues to grow, two major type of inflorescence are identified। एक है रेसमोस और दूसरा है साइमोस। रेसमोस में क्या होता है, ये जो मेन एक्सिस है बच्चों ये कंटिन्यू होती है, और जो फ्लावर्स है वो लेटरली इन एन एक्रोपेटल मैनर या सक्सेशन ग्रो होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था यंग ऑन द टिप होता है और ओल्ड ऑन द बेस होता है। ठीक है, ये है आपका एक्रोपेटल, जो कि कहां देखा जाता है, जो कि देखा जाता है रेसमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस में। साइमोस में क्या होता है बच्चों, जहां पे जो मेन एक्सिस है ना वो टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है और डेवलप हो जाती है एक फ्लावर में, तो लिमिटेड ग्रोथ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो फ्लावर्स है वो किस मैनर में है, वो बेसिपेटल ऑर्डर में है। किसमें है बच्चों, वो है आपके बेसिपेटल ऑर्डर में। अब आप मुझसे पूछोगे मैम एक्रोपेटल क्या होता है, बेसिपेटल क्या होता है, तो इसको हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि एक्रोपेटल में क्या हो रहा है, जो यंग है वो टिप पे है, जो ओल्ड है वो बेस पर है। बेसिपेटल में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा, जो ओल्ड है वो टिप पे है और जो यंग है वो कहाँ है, बेस पर। तो यही मेजर डिफरेंस है बच्चों आपका बेसिपेटल में और एक्रोपेटल में। इसके बाद बच्चों आपका फ्लावर शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमें क्या क्या कवर करना है, हमें कवर करना है आपका फ्लावर, फिर हमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फ्रूट, फाइनली सीड्स देखेंगे, और हम पढ़ेंगे एक फैमिली के बारे में, तब जाके आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज हमने क्या क्या कवर किया है, आज हमने कवर किया है रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस। आई होप आपको हर शब्द का मतलब समझ आया होगा, जो कि हमारी इस सीरीज का मेन एम है, यानी कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का एक ही एम है बच्चों, कि आपको एक भी शब्द ऐसा ना रहे जो आपकी एनसीईआरटी का समझ ना आए। अब जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप फिर से एक बार पॉडकास्ट देखें,
तो ये जो चैप्टर है आपका दुरुस्त हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, और फिर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका जवाब आपको ना आता हो। मिलेंगे बच्चों पार्ट 2 जो कि लास्ट पार्ट है उसके साथ। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी भेजें, उनको भी बोले कि इसको पढ़ें, और मिलती हूं मैं अब आपसे इसके पार्ट 2 में जो कि कल डलेगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।